कि कट भी ना लगे और हमें अच्छे से सेविंग भी हो जाए। उसी तरीके से इतना भी हमें लाइट हाथ से नहीं चलाना है कि वो साफ ही ना हो, और इतना भी प्रेशर नहीं देना है कि वो स्क्रैच हो जाए। बाकी आप देख सकते हैं कि हमें कितना प्रेशर देंगे तो ये क्लीन भी हो जाएगा और स्क्रैच भी नहीं आएगी। बाकी आप बिंदास उसको आप क्लीनिंग कीजिए। कोई से आप देख सकते हैं कि ये हमारा रैम का पूरा डेटा शीट है। अगर आप साइड में देखेंगे राइट लेफ्ट तो ये 4 है, 4 लाइन है। ये आपका LPDDR5 और ये देखेंगे इसमें साइड में 5 दिया हुआ है, ये आपका है LPDDR4X। ठीक है, अब जैसे ये देख सकते हैं ये हमने MI20 से लिए हैं, ये LPDDR5 है। साइड में देख सकते हैं 4 है। जहाँ डॉट है तो जब भी अगर LPDDR5 हो तो साइड राइट हाथ से चलाओ तो डिशोल्डर वायर ज़्यादा हमें नहीं खींचना है। आप इस हिसाब से कीजिए कि बस उस पर स्क्रैच ना हो, और उसके अकॉर्डिंग आप चाहे जितना मर्जी उस पर प्रेशर दीजिए, बट स्क्रैच नहीं होनी चाहिए। उस हिसाब से हमें देना है कि वो ग्लू साफ हो जाए और हमें कोई ट्रैक आपस में ज्वाइन है। बाकी हमारे जो मदरबोर्ड है वो बिल्कुल अनटच कंडीशन था, फ्रेश था। तो फाइनली ये देख सकते हैं किस तरीके से हमने काम किया और एक डेड मोबाइल को हमने रिकवर किया। इसमें दोनों भाई लोग के लिए इसमें हमने कोशिश किया, जो भाई लोग पहले से इसको पहले समझते हैं हैंड स्किल कैसे कैसे करना होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से फेमस 7 मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आप लोग का। देखिए आज मेरे पास फ़ोन आया हुआ है OnePlus 8 5G हैंडसेट, जो ये कस्टमर का कहना है कि ये कभी कभी जो है लोगो आकर के ऑफ हो जा रहा है और कभी कभी जो है वो बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रहा है, यानी लोगो भी नहीं आ रहा है। तो अब इसको मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक किया, डीसी मशीन पे क्या करंट ले रहा है, USB डिजिटल चार्जर पे क्या करंट ले रहा है, और फाइनली इस पे हमने किस तरीके से काम किया, इस वीडियो में लास्ट तक बना रहें। और साथ में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि जो CPU के ऊपर जो रैम होता है, उस रैम को लगाने से पहले या फिर कैसे पता चलेगा कि उस रैम को चलने के लिए जो वोल्टेज आती है वो प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। तो आज मैं आपको नया ट्रिक भी बताने वाला हूं कि आप रैम फिक्स करने से पहले कैसे आप वेरीफाई हो सकते हैं कि रैम को चलने के लिए जो वोल्टेज आती है वो प्रॉपर ओके है या नहीं है। तो अब जैसे हम इसको डीसी मशीन से चेक कर रहे हैं तो देख लीजिए क्या करंट ले रहा है। मैं आपको यहाँ पे अब प्ले कर दिया मैंने। तो यहाँ पे हम ट्वीजर से ही लगा करके चेक कर रहे हैं डीसी मशीन से। तो करीब ये डीसी मशीन पे 210, 12, 13 के आसपास जा रही है। एक बार मैं अच्छे से यहाँ पे लगा करके फिर आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि देखिए जैसे हमने यहाँ पे पावर की को प्रेस किए तो ये 2, 11, 13 इस तरीके जाकर स्टक हो जा रहा है। तो जब भी अगर इस तरीके से प्रॉब्लम हो और बोर्ड बिल्कुल फ्रेश हो तो कस्टमर कह भी रहे हैं कि कभी लोगो आ रहा है और कभी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। और USB डिजिटल चार्जर पे जो है ये 0.4, 0.3 इस तरीके से करंट ले रहा है। तो हमने CPU और रैम को हमने बनाया, तो किस तरीके से बनाया इसमें आप लोग को हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, साथ में रैम लगाने से पहले हम कैसे वेरीफाई हो सकते हैं कि हमारे रैम को चलने के लिए जो वोल्टेज आती है प्रॉपर वो आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम फटाफट क्या करते हैं, शील्ड को निकालेंगे। और शील्ड को निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, SMD मशीन से 50% SMD मशीन से हम वर्क करेंगे और 50% हम कटर से वर्क करेंगे। यानी शील्ड निकालने के लिए टोटली हम SMD से हीट दे करके शील्ड को नहीं निकालेंगे। ये कहने वाली बात होती है कि शील्ड मशीन को सिर्फ और सिर्फ कटर से निकालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर SMD मशीन से निकालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब कहने वाली बात है। बात यह है कि आप देख लीजिए कि हम अगर SMD मशीन से निकाल लें तो क्या इसके पीछे पावर या कोई और IC है जो पेस्टेड है। तो अगर है जस्ट इसके पीछे और SMD मशीन से हीट दे रहे हैं तो 99% चांस है उस IC पे हीट जाना, और यदि वो पेस्टेड है तो फिर आपको उस IC को निकाल कर रिवॉल्व करना भी पड़ेगा। अगर उसके पीछे कोई ऐसे IC नहीं है जो पेस्टेड है तो आप बेफिक्र सिर्फ SMD मशीन से ही हीट दे करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और
कटर से अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए कि क्या ये कटर से निकालते हैं तो क्या ये वाले बोर्ड का जो प्रिंट है, जो स्क्रीन है, वो जल्दी रिमूव हो जाता है क्या? अगर आपको लगता है कि रिमूव हो जाता है तो आप कुछ % एसएमडी से हीट दे दीजिए, ताकि वो जब बोर्ड हीट हो जाएगा, फिर जब आप कटर से उसको निकालेंगे तो आपकी प्रिंट ट्रैक नहीं टूटेगा, सेफली तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों यूज़ किया, एसएमडी मशीन भी और कटर भी। दोनों यूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि इसकी बैक साइड हमारा पेस्टेड आईसी है, तो हमें काम को नहीं बढ़ाना है, और इसके बगल में हमारा बेसबैंड सीपीयू भी है और यूएफएस भी लगा हुआ है। तो अगर हम टोटली एसएमडी से हीट दे करके निकालते हैं तो इस कंडीशन में हमें यूएफएस भी और बेसबैंड सीपीयू भी फिर से उसको रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि जिस पे काम करना है सिर्फ उसी पे काम करें, बाकी और पे हमें काम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे एसएमडी मशीन से कुछ % यहाँ पे हीट देने की कोशिश कर रहे हैं, हम यूएफएस और बेसबैंड सीपीयू की तरफ नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने एसएमडी मशीन से कुछ % हीट दिया तो अब हम कटर से ही पूरा क्या करेंगे, सील्ड को निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड भी हीट हो गया है और कुछ % एसएमडी से भी हमने वहाँ पे निकाल रखे हैं। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सेफ तरीका हो गया कि ना ही हम पूरा कटर का यूज़ किया और ना ही हम एसएमडी मशीन का यूज़ किया। मतलब यूज किया तो कहने का मतलब है 50-50, 50% एसएमडी मशीन से निकाला और 50% कटर से निकाला, जिसकी वजह से सेफ तरीके से सील्ड निकल गया है। अब हमारे कोई यूएफएस, बेसबैंड सीपीयू या उसके बैक साइड पे हीट जाने का कोई संभव ही नहीं है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से देखिए कि बोर्ड पे हम किस बोर्ड पे काम कर रहे हैं, उसके आगे पीछे क्या है, उसके ध्यान में रखते हुए फिर आपको सिर्फ कटर से निकालना है या सिर्फ मशीन यूज़ करना है या फिर दोनों यूज़ करना है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। अब यहाँ पे हम ग्लू को कट करने के लिए एसएमडी मशीन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं 857DW। ग्लू को कट करने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करते हैं कि जब बोर्ड कूल है तो हम कूलिंग में 300 डायरेक्ट रखते हैं, 280, 300, कुछ सेकंड पहले हम 300, 280 पे काम करते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, उसके बाद हम टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं, यानी 250 कर देते हैं। ठीक है? तो ये भी आपको देखना है। उसके बाद देखिए, जब भी हम रैम और सीपीयू को निकालते हैं तो हम माइक्रोस्कोप से बाहर निकालते हैं। इससे क्या है कि प्रॉपर हीट जाती है, जहाँ हमें देना चाहिए वहीं पे जाती है। उसके अगल बगल जो है ड्राई होने का या फिर उसके अंदर शोल्डिंग मेल्ट होने का कम चांसेस होता है और प्रॉपर तरीके से हीट जाती है, ट्रैक व्रैक भी डैमेज नहीं होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं तसल्ली से निकाला जा रहा है। और हीटिंग यहाँ पे हम रखे हैं 355 और एयर को रखे हैं 4। मशीन यूज़ कर रहे हैं 857DW। यहाँ पे जो हम नोज़ल यूज़ कर रहे हैं 12 mm का है, यानी 12 mm का नोज़ल यूज़ कर रहे हैं। अब रैम निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पे रैम लगी हुई थी पहले हम उसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन भी 100% नहीं, लगभग हम क्लीन कर लेंगे 80-90%, ताकि जब हम दोबारा हीट दे करके सीपीयू को निकालें तो यहाँ पे सीपीयू जो है हमारे सेफ तरीके से बाहर निकल जाए। ठीक है? तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सोल्डिंग वायर लेकर के इसको हमने ग्लू को थोड़ा सॉफ्ट किया, डिसोल्डर वायर से हमें डिसोल्ड किए। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आप जितना ज़्यादा क्लीनिंग से काम करेंगे, जितना ज़्यादा क्लीनिंग से काम करेंगे, सक्सेस होने का उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेगी। दूसरी बात कि हम लोग जो है यूट्यूब पे या फिर हम किसी का वीडियो देखते तो सही है, हमें हीटिंग भी पता चल जाती है, एयर भी पता चल जाती है, कौन सा ब्लेड यूज़ करना है ये भी पता चल जाती है, फिर भी कई बार जो है सही तरीके से काम नहीं हो पाता है। इसका एक ही रीज़न है कि हम हीटिंग, एयर, कौन सा ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे लगाना है, कैसे उठाना है, ये सब अपने को पता चल जा रही है। सिर्फ एक पता नहीं चल पा रही है कि अगर हमें डिसोल्डर वायर यूज़ करना है तो कितना प्रेशर के साथ उसको क्लीनिंग करना है। ब्लेड से अगर हमें ग्लू को साफ करना है तो कितना प्रेशर के साथ हमें ग्लू को साफ करना है, ये हमें आइडिया नहीं मिल पाती है। शायद आप नोटिस कर पा रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं।
यानी हमें हीटिंग, एयर सब पता चल जाती है, लेकिन जो हम ग्लू को साफ करते हैं वो कितना प्रेशर के साथ हमें क्लीनिंग करना होता है ये हमें पता नहीं चल पाती है। कितना देर तक हीटिंग घुमाना होता है ये पता नहीं चल पाती है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, डर डर के करते हैं, और उस डरने की वजह से, डाउट की वजह से जो है वो हमारे काम सही से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दें कि सिंपल सी भाषा में, जैसे अगर हम शेविंग करते हैं फेस को, तो ब्लेड किस तरीके चलाते होंगे आप नोटिस कर रहे होंगे, ब्लेड जो है कैसे चलाते हैं। अगर आप सॉफ्ट तरीके से सिर्फ ब्लेड रख करके अगर आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे डाउन करेंगे, तो भी आपका वो शेविंग होने वाला नहीं है, यानी कट होने वाला नहीं है। तो क्या करना होगा, हल्के लाइट हाथ से प्रेशर देना होगा, तब जाकर के जो चेहरे पे जो बाल होंगे वो ब्लेड में आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको ये बिल्कुल ही नहीं सोचना है कितना प्रेशर देना है, कितना नहीं देना है। आप ऐसा सोचिए कि मैं इतना प्रेशर दूं कि इस पे ज़्यादा स्क्रैच ना हो, बाकी आप देख लीजिए कि कितना प्रेशर देने से स्क्रैच नहीं होगा और ग्लू साफ हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि आपको इतना भी लाइट हाथ से नहीं चलाना है जिसकी वजह से जो है वो ग्लू साफ ना हो पाए, और बिंदास आप साफ कीजिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होती है, जो हमने नोटिस कर पाए। क्योंकि मैं भी जब स्टार्टिंग में जब इस पे काम कर रहा था तो मुझे भी यही प्रॉब्लम आई। जब धीरे धीरे समझ में आया तो फिर मुझे लगा कि ये सब कहने वाली बात है कि बिल्कुल लाइट हाथ से चलाओ तो डिशोल्डर वायर ज़्यादा हमें नहीं घिसना है। आप इस हिसाब से कीजिए कि बस उस पर स्क्रैच ना हो, और उसके अकॉर्डिंग आप चाहे जितना मर्जी उस पर प्रेशर दीजिए, बट स्क्रैच नहीं होनी चाहिए। उस हिसाब से हमें देना है कि वो ग्लू साफ हो जाए और हमें कोई ट्रैक आपस में ज्वाइंट भी ना हो। फाइनली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड का जो है वो हम क्लीनिंग कर रहे हैं। क्लीनिंग सब में प्रोसेस रहेगी सेम ही, कि पहले आपको फ्लक्स लगाना है, फ्लक्स लगाने के बाद फिर उसके बाद से हमें शोल्डिंग वायर ले करके हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ मूव करना है। उसके बाद से आपको ग्लू को साफ करना है। जो साइड का ये आपको ग्लू दिख रहा होगा, ये साइड का ग्लू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें सफाई करना, क्योंकि साइड का ग्लू अगर ज़रा से भी रह गया तो आपकी आईसी, जब आप आईसी को फिक्स करेंगे तो प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं हो पाएगी, और जब प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं हो पाएगी तो वो क्या होगा, सेट ऑन नहीं होगा। तो क्लीनिंग जो है ना वो विशेष आपको ध्यान देना है, चाहे वो आपका आसपास का हो चाहे वो साइड का हो। जनरली बीच का तो क्लीनिंग अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन साइड का ग्लू रह जाती है, जिसके वजह से जो है सीपीयू प्रॉपर फिक्स नहीं हो पाती है। ठीक है, आप लोग क्लीनिंग देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टॉप होना चाहेंगे और आप लोग देखिए क्लीनिंग किस तरीके से किया जा रहा है, कब ब्लेड यूज किया जा रहा है। यहाँ पे जो हम ब्लेड यूज कर रहे हैं 11 नंबर सर्जिकल ब्लेड है, जो हम साइड का ग्लू हम साफ कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे आप लोग को कि रैम लगाने से पहले हमें कौन कौन सी वोल्टेज चेक कर लेना होता है। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे चेकिंग करने में, और फिर आप बेहिचक पूरे कंफर्म के साथ आप रैम को फिक्स कर सकते हैं। उसमें ये डाउट नहीं रहेगी कि रैम को चलने के लिए वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है, रैम बैठा है कि नहीं बैठा है, ये आपकी डाउट नहीं रहेगी। ठीक है, और वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और किसी प्रकार का अगर कोई डाउट क्वेश्चन हो, कोई माइंड में कन्फ्यूज़न हो, तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं, उसका भी आपको सोल्यूशन बिल्कुल मिलेगा। सारे क्लीनिंग में सेम प्रोसेस रहेगी। पहले हमें फ्लक्स लगाना है, फिर शोल्डिंग या पीपीडी पेस्ट लेकर के उसको अच्छे से हल्के हाथों से मूव करना है, फिर उसके बाद से हमें ब्लेड, इस टाइप के ब्लेड यूज करना है। और हमने आपको बता ही दिया कि इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है, कितना उसमें प्रेशर देना है, बस इतना प्रेशर देना है। यानी आपकी शेविंग इस तरीके से करनी है कि आपके जो फेस का जो चीक है वो कट ना हो,
और आसानी से आप सेविंग भी कर सकते हैं। उसी तरीके से इसमें भी आपको क्लीनिंग करना है, हमें उतना भी लाइट हाथ से नहीं चलाना है जो साफ ही ना हो, और उतना भी हमें इसमें प्रेशर नहीं देना है कि वो स्क्रैच हो जाए। बाकी आप समझ गए होंगे कि हमें कितना देना है, और डरने की कोई बात नहीं है। जिन भाई लोग को हैंड स्किल में CPU डबल डेकर स्कीमेटिक फॉल्ट फाइंडिंग अगर गाइडलाइन के द्वारा सीखना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन भी हमारे अवेलेबल है क्लासेस, वो आ करके अपने सीख सकते हैं। फीस भी कोई ज़्यादा नहीं रखे हैं, एक जेन्युइन रखे हुए हैं, है ना। और प्रैक्टिकल इतना करवा देंगे कि आप यहाँ से जाने के बाद ही, कभी आप REC पे अगर काम नहीं भी किए होंगे तो यहाँ से जाने के बाद आप किसी फ़ोन में, छोटे मॉडल हो बड़े मॉडल हो, हर मॉडल में आप IC लेवल पे काम कर सकते हैं, इतना तो है। और जिन भाई लोग को हैंड स्किल अच्छा है, स्कीमेटिक फॉल्ट फाइंडिंग सीखना चाह रहे हैं वो भी गाइडलाइन के द्वारा, तो वो भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और जिन भाई लोग को थ्योरी की ज़रूरत है ओनली, बाकी सब ओके हैं, तो वो ऑनलाइन भी हमसे जुड़ करके वो क्लासेस ले सकते हैं। उसका भी फीस हम कोई ज़्यादा नहीं रखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम रैम भी क्लीन करेंगे, रैम भी क्लीन करने का भी सेम प्रोसेस रहेगा, कोई भी IC हो सेम प्रोसेस रहेगा। और ये जो OnePlus 8 का जो ये है, इसका जो पेस्ट है वो Redmi Note 10 Pro की तरह नहीं है, वो काफ़ी सॉफ्ट है, उससे थोड़ा ये हार्ड है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि ग्लू जो है वो सब एक जैसा नहीं होता है, किसी में थोड़ा सॉफ्ट होता है, किसी में मीडियम होता है, किसी में काफ़ी हार्ड होता है। तो उसके हिसाब से भी हमें कितना प्रेशर देना है वो सब, मैं बोला ना आपको कि हमें इस तरीके से सेविंग करना है कि कट भी ना लगे और हमें अच्छे से सेविंग भी हो जाए। उसी तरीके से इतना भी हमें लाइट हाथ से नहीं चलाना है कि वो साफ ही ना हो, और इतना भी प्रेशर नहीं देना है कि वो स्क्रैच हो जाए। बाकी आप देख सकते हैं कि हमें कितना प्रेशर देंगे तो ये क्लीन भी हो जाएगा और स्क्रैच भी नहीं आएगी। बाकी आप बिंदास उसको आप क्लीनिंग कीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। क्लीनिंग पे जितना विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनिंग हो, एक एक बॉल शाइन करे, चमके, ताकि जब आप फिक्स करें रिवॉल्व करके तो आपका वो सक्सेस होने का पूरा पूरा चांस हो। देख सकते हैं बिल्कुल कितना ये शाइन हो गया, चमक गया है। अब यहाँ पे रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्विंग में यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। देख सकते हैं हम यहाँ पे बड़ी IC जब भी करते हैं रिवॉल्व, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम तरीका चेंज कर देते हैं, आप लोग इसको नोटिस कीजिएगा। यहाँ पे आपको जो ट्वीजर जो है वो एक ही जगह नहीं रखना होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा आपने हम किस तरीके से उसको स्लाइड करके रिवॉल्व किया मैंने, सेम उसी तरीके से रैम भी। ये जो रैम है ये है आपका LPDDR4X है। अभी मैं आपको थ्योरी बताएंगे इसमें। रैम लगाने से पहले आपको कहाँ पे जाके चेक कर लेना है, जो आप वेरीफाई हो सके, कंफर्म हो सके कि रैम को चलने के लिए जो वोल्टेज आनी चाहिए वो प्रॉपर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें रैम फिक्स करना है। देखिए ये जो CPU है SM8250, इसमें जो है ना थोड़ा कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि साइड में अगर आप देखेंगे तो एक एक दो बॉल जो है वो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे जो है ना मैचिंग करने में कन्फ्यूज़न हो जाती है, और काफ़ी स्टूडेंट का भी और हमारे यूट्यूब का भी जो है कमेंट्स आया कि सर जो 8250 102 जो वर्ज़न है वो CPU को फिक्स करने में जो है ना काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, वन टाइम सक्सेस नहीं होता है। तो आप इसको देखिए हम किस तरीके से इसको फिक्स कर रहे हैं। दोनों साइड जो है हम बराबर इसको छोड़ दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा फाइनली CPU फिक्स हो गया है। रैम फिक्स होने से पहले आपको कहाँ पे चेक करना है, थोड़ा सा हम आपको थ्योरी यहाँ पे समझा देते हैं।
जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा रैम का पूरा डेटा शीट है। अगर आप साइड में देखेंगे राइट लेफ्ट तो ये 4 है, 4 लाइन है। ये आपका LPDDR5। और ये देखेंगे इसमें साइड साइड में 5 दिया हुआ है, ये आपका है LPDDR4X। ठीक है। अब जैसे ये देख सकते हैं ये हमने MI20 से लिए हैं, ये LPDDR5 है। साइड में देख सकते हैं 4 है। जहां डॉट है तो जब भी अगर LPDDR5 हो तो साइड साइड का जो है वो तीनों किनारे NC होता है। तो यहां से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 3 नंबर किसका है? VDD1। 4 नंबर पिन किसका है? बॉल VDD2H। और उसके बाद है VDDQ। तो आप वहां पे वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है। वोल्टेज यहाँ पे हम स्क्रीन पे यहाँ पे हम लिख देते हैं। VDD1 का जो वोल्टेज होता है वो 1.1, 1.8 होता है। VDD2L का 0.9 और VDD2H का 1 वोल्ट और VDDQ का 0.6, जिसमें कि 0.6 जो VDDQ है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। बाकी जो VDD1 है, VDD2L है, VDD2 है, H है, उसमें थोड़ी बहुत 19-20 वोल्टेज क्या होती है, ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन VDDQ का जो वोल्टेज है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। वो हम उस बॉल पे चेक करके कंफर्म हो सकते हैं, वेरीफाई हो सकते हैं कि अब अपने को रैम लगाना है या नहीं लगाना है। फाइनली यहाँ पे रैम भी फिक्स कर लिए। अब इसको फाइनली हम सेट में लगा करके फिर हम देखते हैं कि क्या ये हमारे फाइनली मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। होगा भी, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम एक एक चीज़ें इसमें ध्यान देकर किए हुए हैं और क्लीनिंग पे विशेष तौर पे हमने इस पर ध्यान दिए हैं। क्योंकि क्लीनिंग अगर अच्छी रहेगी, क्लीनिंग के साथ काम होगी तो सक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा करके चेक करेंगे। और जो भी भाई लोग रैम के बारे में, क्योंकि इसमें कंटिन्यू हम समझाए जा रहे हैं, तो एक बार आप वीडियो कंप्लीट देखने के बाद फिर इसको दोबारा से देखिए। और जिन भाई लोग को ऑलरेडी हैंड स्किल अच्छा है, उनको थ्योरी रैम के बारे में समझना है, तो वो रैम के बारे में फिर से बैक आ करके पहले ये कंप्लीट देख लीजिए और उसके बाद से रैम में जा करके देख लीजिए कि रैम को चेक करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली प्रॉपर एम्पेयर ले लिया है और पावर ट्रिगर किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं OnePlus यहाँ पे लोगो आ गया है। ये पहले से भी लाइन थी, क्योंकि जब कस्टमर हमसे बोले थे कि जब लोगो आता है कभी कभी, तो मैं भी जब लिया था मेरे हाथ में भी आया था, तो ये लाइनिंग कभी कभी आ रही थी, लोगों को टाइम आ रहा था और कभी कभी सेट ऑन नहीं हो रहा था। तो ये फोल्डर का इशू है। बाकी हमारे जो मदरबोर्ड है वो बिल्कुल अनटच कंडीशन था, फ्रेश था। तो फाइनली ये देख सकते हैं किस तरीके से हमने काम किया और एक डेड मोबाइल को हमने रिकवर किया। इसमें दोनों भाई लोग के लिए इसमें हमने कोशिश किया, जो भाई लोग पहले से इसको पहले समझते हैं हैंड स्किल कैसे कैसे करना होता है, उनको हमने थ्योरी देने की कोशिश किया। और जो भाई लोग पहले से कैसे काम करना होता है इसी लेवल पे, उनको भी हम समझाने की कोशिश किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।